हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज के क्लास में हम क्लास 10 के साइंस के सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी। किरण जो है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरती है। पहला, दर्पण क्या होता है? तो दर्पण एक ऐसा पदार्थ है जो 100% प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। दर्पण कई प्रकार का होता है? तो दर्पण दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में ये है अवतल दर्पण, ये है इसका ध्रुव, ये है इसका सेंटर, ये है फोकस। जब प्रकाश से किरण जब अवतल दर्पण से टकराएगी तो हमेशा कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। कह रहा है यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो इसका दर्पण कैसा होगा? तो इसका दर्पण जो होता है हमेशा बराबर किसका होता है? तो हमेशा होता है समतल दर्पण के। किसका होता है? समतल दर्पण के। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी समतल दर्पण का होता है। किसका होता है? फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब बन सकते हैं। अच्छा, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? कह रहा है हाउ मेनी इमेज कैन बी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ए पैरेलल प्लेन मिरर्स। मतलब समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। मतलब कोई मान लीजिए कोई भी मॉल या कोई भी सैलून में बहुत सारा आईना है, मिरर है, दर्पण है, तो उसमें कितना प्रतिबिंब बन सकता है? तो उसमें बहुत सारा प्रतिबिंब बन सकता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा डी, अनंत प्रतिबिंब। कितना बन सकता है इसमें? ऑप्शन डी, अनंत प्रतिबिंब। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, क्या होता है? अनंत होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? तो यहां पे है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से यह ध्रुव, ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? तो पी से सूचित किया जाता है। यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से सूचित किया जाता है। ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को क्या बोला जाता है? ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को बोला जाता है वक्ता त्रिज्या। इसको आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? आर से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है? सामान्य परिवर्तन नहीं होता है, वर्ण विक्षेपण भी नहीं होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है इसमें? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पूर्ण परावर्तन। फिर इसके बाद बोल रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। कहां पे मुड़ जाएगी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, उसको कहां पे मुड़ेगी? तो ये हो जाएगा अविलंब से दूर। सघन माध्यम किसको बोलेंगे? तो जिसमें प्रकाश के चाल कम हो उसको क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। जिसमें प्रकाश के चाल ज्यादा हो उसको बोलते हैं विरल माध्यम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 के आंसर होगा बी।
फिर क्वेश्चन नंबर है 8। एट नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? मतलब निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, मतलब निगेटिव होता है? कौन सा लेंस है? तो ये हो जाएगा अवतल लेंस जो होता है, इसका फोकस लेंथ क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए। अब उत्तल लेंस का क्या होगा? उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का क्या होता है? पॉजिटिव। लेंस की क्षमता में पढ़ना है। लेंस की क्षमता के सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। पी बराबर क्या होगा? पी बराबर होता है 1/f। पी बराबर क्या होता है? 1/f। एफ क्या है यहाँ पे? एफ है फोकस दूरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होगा? सबसे अपवर्तनांक होता है अधिक हीरा का। किसका होता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हीरा के अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। क्राउन कांच के कितना होता है? तो क्राउन कांच के होता है 1.48। कितना होता है? 1.48। हीरा का कितना होता है? 2.42। नीलम का कितना होता है? 1.77। फिर फ्लिंट कांच का कितना होता है? 1.53। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, देखिए। कहा यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच जो है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा? कहा है यदि प्रकाश के चाल निर्वात में सी हो तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है c/v। c मतलब क्या? प्रकाश के चाल। प्रकाश के चाल कितना होता है? 3 × 10⁸। n बराबर होता है, n बराबर होता है c/v। अच्छा, c के मान कितना होता है? तो 3 × 10⁸। अच्छा, निकालना क्या है? 8 के मान हमको दे दिया है 1.5। कितना दिया है? 1.5। c के मान हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के चाल होता है 3 × 10⁸। निकालना किसका मान है? v का मान निकालना है। v मतलब प्रकाश की चाल निकालना है। तो v बराबर क्या होगा? c/n। v बराबर क्या हो जाएगा? c/n। 3 × 10⁸। यहां पे v कितना होगा? 1.5। डेढ़ से क्या बार में जाएगा? 2 बार में। तो इसका आंसर होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच के में प्रकाश की चाल क्या होगा? n बराबर c/v। ऑप्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। क्या किया है? यहाँ पे c के मान नहीं लिया है, c के मान जैसा है वैसा ही रख दिया है। इसको देखते हैं आगे, फिर से इसको देखते हैं। इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। इसको बना सकते हैं कि n बराबर क्या होगा? n बराबर होता है n बराबर होता है c/v। अच्छा, v बराबर क्या होगा? तो v बराबर होता है c/n। अच्छा, c के मान कितना दिया है? तो c के मान इस बार लिया नहीं, कहा यहाँ पे c के वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में, c के मान नहीं लेना है। तो हम लोग लिख सकते हैं c, n के मान दिया है कितना? 1.5। अच्छा, यहाँ पे 1.5 है तो पॉइंट के बाद क्या डिजिट? पॉइंट के बाद जो है एगो डिजिट, तो एगो 10 ले सकते हैं ऊपर। यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं कि नहीं? c।
यहाँ पे इसको 50 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 गुना 10, 5 3 15, तब V बराबर हो जाएगा 2C/3, 2C/3। ऑप्शन बी होना चाहिए, इसे क्वेश्चन का गलती है, ऑप्शन बी होगा, मिस्टेक से हो गया है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी होना चाहिए। यहाँ पे 3 होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए 3। फिर आगे है स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं धनात्मक तार में। स्विच कहां पे लगाए जाते हैं? तो धनात्मक तार में लगाए जाते हैं। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वोल्टता V1 पर शक्ति P1 एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी में जोड़ता है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो अच्छा, इस सीरीज में है, किसमें है? सीरीज में। तो कोई भी चीज अगर सीरीज में है तो सीरीज के फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज के फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो बोला क्या है यहाँ पे? बोला है वोल्टता V1 पर शक्ति P1, तो R बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है V²P। क्या होता है? R बराबर होता है V²P। R बराबर क्या होता है? V²P। R बराबर होता है V²P। अच्छा, सीरीज में है तो एक के मान लो V²1, दूसरा के मान लो V²2, फिर इसके बाद मान लो इसको P2, इसको P1 मान लो, इसको P2। अच्छा, सीरीज में है तो R1 प्लस R2। अच्छा, R के जगह पर हम इसको लिख सकते हैं V1 के स्क्वायर बटा में P1 प्लस R2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? V2 के स्क्वायर बटा में P²। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है। निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है? तो P बराबर VI होगा, V²R भी होगा। फॉर्मूला होता है, हम लोग पावर में पढ़ चुके हैं कि पावर में फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI होता है। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला और हम लोग पढ़ चुके हैं कि P बराबर जो होता है V²/R भी होता है। फिर एक फॉर्मूला और पढ़ चुके हैं कि P बराबर जो होता है I²R होता है। तो क्या होगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चौदह नंबर क्वेश्चन करा विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। स्प्लिट रिंग इज यूज्ड इन मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है। कहां पे किया जाता है इसका प्रयोग? मोटर में। करा विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ये करता है चुंबकीय प्रभाव पर। किस पे करता है काम? ही चुंबकीय प्रभाव पर। अगर फ्यूज पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है किस पर काम करता है, तो वो करता है उष्मीय प्रभाव पर। अच्छा, टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है? अच्छा, टेहरी बांध जो है कहां पे स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। फिर आगे 70 नंबर क्वेश्चन करा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? बैटरी से डीसी करंट प्राप्त होता है, मतलब कि दृष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। बैटरी से होता है दृष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। फिर आगे क्वेश्चन है
क्रांति कोण संघनन माध्यम में आपतन कोण जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? वस्तु के दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान जो होता है घटता है। क्या होता है? घटता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। डायनेमो बदलता है। डायनेमो किसमें बदलता है? तो ये बदल देता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल नहीं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 21। फिर से 20 रिपीट है। 21 चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है। अच्छा, चालक के विभवांतर माने कि भी, चालक के विभवांतर क्या होता है? भी। फिर धारा का अनुपात, धारा का क्या? आई। धारा को किससे सूचित करते हैं? विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाएगा? तो आई से। इसका ऐसा मात्रक क्या होगा? एम्पियर। अच्छा, कहा चालक के विभवांतर एवं धारा के अनुपात। चालक के विभवांतर भी और धारा के अनुपात माने आई, ये किसके बराबर होता है? तो आर के बराबर होता है। आर बराबर क्या होगा? भी बटा आई। आर बराबर क्या होगा? भी बटा आई। आर क्या है? तो आर जो है प्रतिरोध है। क्या है? रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? तो यह गुण होता है, पदार्थ का गुण होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है। किसको रोकता है? इलेक्ट्रिक करंट को बहने में रोकता है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? ओम होगा। क्या होगा? ओम। तो इसका हो जाएगा आंसर प्रतिरोध, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22। कह रहा है चालक, फिर से रिपीट क्वेश्चन, स्नेल के नियम में अचर होते हैं। कौन अचर होता है? तो केवल माध्यम युग्म अचर होता है, कांस्टेंट होता है। क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? अच्छा, क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? पहला बात है कि क्षारीय क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिसका स्वाद जो है कड़वा हो, करेला की तरह हो, उसको क्या बोलेंगे? क्षारीय। तो एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, 1906 में इन्होंने अम्ल और भस्म के पहचान के लिए एक स्केल बनाया, उसी को बोला गया सोरेनसन। सोरेनसन ने एक स्केल बनाया क्षारीयता और अम्लीयता मापने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर 7 से कम है, अगर 7 से, जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्ल होगा, और 7 से अधिक होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। तो ऑप्शन में देखिए 7 से, जो 7 होगा वो उदासीन होगा, 7 होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। तो कह रहा है क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो 2 हो नहीं सकता है, 4 भी नहीं होगा, 7 तो न्यूट्रल होता है, उदासीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 9 होगा। क्या होगा? फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है? 12 है। तो इसकी संयोजकता क्या होगा? मतलब इसका वैलेंस कितना होगा? अगर मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना? 12 है, इसका संयोजकता कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? तो 2। तो पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? तो पहला कक्षा में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन। पहला में 2 गो, दूसरा में क्या गो? 8 गो, लास्ट में क्या गो? 2 गो, अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे देखो, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध बनते हैं? कोई भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच, मान लीजिए 2 परमाणु है हाइड्रोजन के,
हाइड्रोजन के दो गो परमाणु है, एक बीच कैगो बंधन बनेगा, तो इसके बीच एगो बंधन बनता है। कैगो बंधन बनता है? एगो बंधन, एक बंधन। कौन सा बंधन? एक आबंधन। इसको बनाता है सिंगल बॉन्ड। फिर आगे देखते हैं, आगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो अल्कीन के सामान्य सूत्र 26 को हो जाएगा CnH2n। n क्या है? तो कार्बन की संख्या। n मतलब क्या? नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। CnH2n + 2 किसका है? तो ये है अल्केन का सूत्र। किसका सूत्र है? अल्केन। इसके बाद CnH2n - 2 किसका है? तो ये है अल्काइन का। ये किसका है? CnH2n, तो ये है अल्कीन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अल्कीन। आप लोग नीचे कमेंट में बताइए अल्काइल रेडिकल के सूत्र क्या होगा, कमेंट के नीचे। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन कराया निम्नलिखित में से कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? अच्छा, हमारा निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है? तो सबसे Hg मरकरी होगा नहीं, जिंक भी नहीं होगा, Au मतलब गोल्ड सोना भी नहीं होगा, सोडियम, सोडियम जो है सबसे सक्रियताशील धातु है। कौन है? ऑप्शन डी। 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, सोडियम। इसमें तरीका होता है कि सक्रिय, सबसे ज्यादा सक्रिय वाला को याद करने का। एक होता है हेलिना, हेलिना कब रब से फरार। फिर आगे देखिए, कह रहा है लिथियम सोडियम पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? कह रहा है लिथियम सोडियम पोटेशियम के बाह्यतम सेल में, मतलब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? अच्छा ये बताओ लिथियम के परमाणु संख्या कितना? तो लिथियम के परमाणु संख्या होता है 3। कितना होता है? लिथियम के परमाणु संख्या होता है 3। लिथियम के परमाणु संख्या 3। सोडियम के परमाणु संख्या कितना? 11। पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना? 19। 20 नंबर पर क्या है? 20 नंबर पर है कैल्शियम। अच्छा लिथियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो लिथियम के परमाणु संख्या तो पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में क्या एगो। फिर सोडियम के 2 8 1, अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? एगो। पोटेशियम के 2 8 8 1, 19 हो गया। 2 1 3, 2 8 10, 1 11, 2 8 10, फिर 18 1 19। क्या होगा इसका? हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर आगे है आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? आर्गन की परमाणु संख्या है 18। क्वेश्चन नंबर 29 18 होगा। आर्गन की परमाणु संख्या कितना है? 18। फिर क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु। अगर अधातु पूछा है तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ब्रोमीन। अगर धातु पूछता तो क्या होता है आंसर? पारा, मरकरी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी काहे होगा? काहे कि पूछा है अधातु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। कह रहा है जब कली चूना पर जल डाला जाता है, क्या डाला जाएगा? जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? मान लो है ये है कली चूना। कली चूना का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है फॉर्मूला इसका? इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। कली चूना पर क्या डाला जाएगा? जल डाला जाएगा, पानी डाला जाएगा, तो क्या बना देगा ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम है भखरा चूना। अच्छा ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर आगे देखो, अगर
करा है अगर इसी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हो सकता है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाएगा तो क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बनाता है सफेद चूना। कराया निम्नांकित में कौन उपधातु है, निम्नांकित में कौन उपधातु है, पहला है कार्बन, नहीं है, कॉपर भी नहीं है, सोडियम, सोडियम भी नहीं, ये सब क्या है, ये सब है धातु। एसबी क्या है, तो ये है एंटीमोनी, ये क्या है, ये है उपधातु। उपधातु किसको बोलेंगे, तो जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण हो उसको क्या बोलेंगे, उपधातु। जिसमें धातु और उपधातु दोनों का गुण हो उसको क्या बोलेंगे, उपधातु। तो एंटीमोनी क्या है, उपधातु है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 51। कितना होता है, 51। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है। अच्छा, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है। शराब में किसका प्रयोग, शराब बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो शराब बनाने में प्रयोग किया जाता है एथेनॉल का। किसका प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल का। दवाई बनाने में भी प्रयोग किया जाता है एथेनॉल का, शराब बनाने में भी किया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखिए आगे क्वेश्चन पर आया CH3CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार का समयाभी है, तो ये है क्रियाशील समयाभी। 34 को हो जाएगा क्रियाशील समयाभी। अच्छा, CH3CH2 लास्ट में क्या लगा हुआ है, इसके लास्ट में लगा है OH ग्रुप, तो कौन से ग्रुप का है, ये है अल्कोहल ग्रुप के। इसका नाम क्या होगा, अच्छा एक पर होता है मेथ, दो पर क्या होता है एथ, तो इसका नाम हो जाएगा एथनॉल। क्या होगा इसका नाम, एथनॉल। फिर इसके बाद देखो, अगर एक लास्ट बीच में ओ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ओ, तो ओ वाला जो होता है ये होता है ईथर ग्रुप के। किस ग्रुप के होता है, ईथर ग्रुप के। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाई इथाइल एथर। क्या बोलेंगे, डाई इथाइल एथर। फिर आगे देखते हैं, निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संघटक है। अच्छा, बायोगैस का संघटक कौन होता है, तो मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या दिया, फॉर्मूला दे दिया है यहां पे, दे दिया CH4, ऑप्शन नंबर ए CH4। फिर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किस पर, तो एनोड पर बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है, एनोड पर। एनोड पर बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है। ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है, तो ये है अल्युमिनियम का मिश्र धातु। किसका मिश्र धातु है, अल्युमिनियम का। फिर 38 नंबर देख रहे हैं, एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या है। एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो इसका आईयूपीएसी नाम जो है इसका है इथेनोइक एसिड, मतलब एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए एथेनोइक एसिड। आप लोग नीचे कमेंट में लिखिए एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। CH3COOH, ये कौन से ग्रुप का है, तो जगह लास्ट में लगा हुआ है COOH, वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। कौन से ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। एथेनॉल को H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है, क्या बनता है।
एथनॉल के फॉर्मूला क्या होगा? एथनॉल के फॉर्मूला होता है C2H5OH, अल्कोहल ग्रुप के हैं। कौन से ग्रुप का है? अल्कोहल ग्रुप के। इसका फॉर्मूला होगा C2H5OH। इसमें मिलाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसके बाद इसको गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे? गर्म। ये होता है गर्म का सिंबल। जब इसको गर्म करेंगे तब बना देगा C2H4। क्या बना देगा? C2H4। C2H4 के नाम बताइए क्या होगा? तो C2H4 के नाम होगा इथीन। क्या नाम होगा इसका? इथीन। इसका स्ट्रक्चर बताइए, स्ट्रक्चर क्या होगा? एक OH इधर, एक OH इधर, फिर एक H इधर, एक H इधर। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? निम्नांकित में कौन से धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो आयरन जो है ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। और पूछा जाए, मान लीजिए अगर और कौन सा तत्व है, तो अल्युमिनियम भी जो है ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है। साथ ही साथ जिंक भी जो है ठंडे और गर्म जल से क्या नहीं करता है? अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा आयरन। निम्नांकित में कौन रिडॉक्स अभिक्रिया है? तो जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता हो, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, और हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, तो उसको क्या, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होगा और हाइड्रोजन की कमी तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको। जिसमें हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है उसको बोलते हैं अपकरण। क्या बोलते हैं उसको? अपकरण। तो बोल रहा है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया में दोनों होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और अपकरण भी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट वाला, ये तो हो ही नहीं सकता है। N2SO4 बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट हो जाएगा, Na2SO4 प्लस BaCl2 BSO4। ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस CSO3 को गर्म किया था, क्या बना दिया? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। ये है वियोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है रिडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया। निम्नांकित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है सोना। क्या पाया जाता है? मुक्त अवस्था में सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? मतलब भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में बनता है HCl, जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को खट्टा बना देता है। क्या बना देता है? खट्टा बना देता है। जैसे देखिए, छोटा बच्चा अगर घर में है तो वो अगर दूध पीता है तो देखिएगा वो उल्टी जो है दही की तरह उल्टी करता है। काहे दही की तरह उल्टी करता है? काहे कि उसके शरीर के अंदर क्या है? HCl है। खट्टा चीज क्या करता है? किसी अगर दूध में अगर खट्टा चीज मिला देंगे तो क्या होगा? दूध फट जाएगा। तो वैसी छोटा बच्चा को अगर दूध पिलाया जाता है तो उसका उल्टी करता है तो क्या करता है? वो दही उल्टी करता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? HCl, ऑप्शन बी। फिर इसके बाद है 44। कराए क्वेश्चन दिखाई नहीं। कराए क्षारीय का स्वाद कैसा होता है? शायद यही क्वेश्चन है। क्षार का जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार के जलीय विलयन का स्वाद होता है कड़वा। कैसा होता है? कड़वा। करेला के तरह इसका स्वाद होता है। अगर अम्ल के पूछे तो अम्ल का स्वाद कैसा होगा? तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल क्या देता है? तो अम्ल देता है H+ आयन। फिर भस्म क्या देता है? क्षार क्या देता है? तो ये देता है OH-। हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। अम्ल क्या करता है? अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या करेगा? ये लाल कर देगा। अगर नीला लिटमस पत्र को अम्ल में डुबाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा। अगर क्षार में
डुबा के तो क्या कर देगा, वो लाल लिटमस पथ को नीला कर देगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या होगा इसका ऑप्शन, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो इसमें से हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 45 का हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर नेक्स्ट देखते हैं 46। शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें दिया है उपचयन, ऑप्शन बी हो जाएगा। उपचयन को ही बुलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा उपचयन। इसी को बुलाता है ऑक्सीकरण, इंग्लिश में बुलाता है इसको ऑक्सीडेशन। फिर नेक्स्ट देखते हैं 47। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है? लौह चूर्ण, मान लो आयरन, लौह चूर्ण, लौह मतलब Fe मतलब आयरन। ये किसका है, लोहा। लोहा का सैंपल क्या होता है, Fe। फिर इसमें क्या मिलाएंगे, HCl मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बना देगा, तो ये बना देगा FeCl2 फेरस क्लोराइड। क्या बना देगा, FeCl2 फेरस क्लोराइड। क्या बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और एवं फेरस क्लोराइड। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में विलयन में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो देखो देखिए जो जितना कम रहेगा उतना ज्यादा अम्लीयता उसमें ज्यादा रहेगा। जैसे ऑप्शन में दिया है पीएच अगर 8 है तो क्या होगा, वो तो क्षारीय हो जाएगा। पीएच दिया है 1 तो ये अम्लीय होगा। पीएच दिया है 10 तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया है पीएच 5 तो ये क्या होगा, अम्लीय। तो पूछा है कि निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो जो जितना कम रहेगा वो उतना ज्यादा अम्लीयता होगा उसमें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद है लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग का तेल जो है गंधीय सूचक है। कौन सा सूचक है, गंधीय सूचक। आप लोग नीचे बताइएगा प्याज का रस कौन सा सूचक है। फिर इसके बाद है 50 नंबर। कर्माकुंचक गति विशेष प्रकार पाई जाती है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट इज फाउंड इन स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है, छोटी आंत में। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अमीबा में पोषण विधि है। अमीबा में कैसा पोषण विधि होता है? तो अमीबा में होता है प्राणी संपोषण। ऑप्शन सी। क्या होता है, प्राणी संपोषण। स्वपोषण क्या होता है? तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको बोलते हैं स्वपोषण। फिर इसके बाद है मित्रजीवी पोषण। तो वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े हुए गले हुए चीज पर बनाता है उसको क्या बोलेंगे, मित्रजीवी पोषण। जैसे गोबर छत्ता, जिसको इंग्लिश में बुलाता है मशरूम। ये क्या है, जहां पे सड़ा हुआ गला हुआ चीज है, जहां पे गंदा चीज है वहां पे क्या होता है, अपना भोजन बनाता है। इसके बाद है ऑप्शन डी परजीवी। तो परजीवी क्या है? तो वैसा जीव जो दूसरे जीव के अंदर रहकर अपना भोजन बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे, परजीवी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं इसको, पैरासाइट। तो जो दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे अस्थायी रूप से रहकर उसे हानि पहुंचाता है तो उसी क्या बोलेंगे, परजीवी। जैसे में ढील, जोंक, ये सब क्या है, ये सब है परजीवी। ये है प्राणी सम। प्राणी संपोषण क्या होता है? तो वैसा जीव जो भोजन ठोस और तरल अवस्था में ग्रहण करता हो उसको बोलते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में कौन कौन आएगा? तो आदमी आ जाएगा, फिर इसके बाद अमीबा आ जाएगा, फिर चूहा आ जाएगा। ये सब किसमें आएगा, प्राणी संपोषण में। हो सकता है अगला बार क्वेश्चन में देखिए मनुष्य में कौन सा पोषण का विधि, कौन सा विधि होता है? तो प्राणी संपोषण। चूहा में कौन सा विधि होता है?
तो प्राणी संपोषण। कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर कह रहा है 52 नंबर कह रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी है प्यूटरिटरी ग्रंथि, इसको हिंदी में बुलाता है पीयूष ग्रंथि। क्या बुलाता है? पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे इंग्लिश में इसको, इंग्लिश में प्यूटरिटरी ग्रंथि भी लिखा जाता है, इंग्लिश में बुलाता है प्यूटरिटरी ग्लैंड। क्या बुलाता है? प्यूटरिटरी ग्लैंड। हिंदी बुलाता है पीयूष ग्रंथि। ये जो है दिमाग के आधार पे पाया जाता है, लगभग 0.6 ग्राम का होता है। कितना होता है? लगभग 0.6 ग्राम के होता है। पाया कहां पे जाता है? दिमाग के आधार पर, दिमाग के आधार पे पाया जाता है। इससे 5 प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है। पहला है TSH, एक बाद है STH, एक बाद है LTH, जिसको प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक बाद है वैसोप्रिन, 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 वैसोप्रिन। इसके बाद है पहला हार्मोन क्या है? तो पहला है TSH, दूसरा क्या है? STH, जिसका फुल फॉर्म होगा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अच्छा, STH हार्मोन के काम क्या है? STH हार्मोन जो है, ये जो है, STH हार्मोन जो है, STH हार्मोन के कारण गैगेंटिस नामक बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है? गैगेंटिस नामक बीमारी। इसमें आदमी जो है हद से ज्यादा लंबा हो जाता है। इसके बाद इसमें ड्वार्फिज्म नामक बीमारी होता है। आदमी जो है अगर STH की मात्रा अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो आदमी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर STH की मात्रा अगर कम जाए तो आदमी जो है क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा। ड्वार्फिज्म होता है, उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। इसके बाद तीसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिक हार्मोन। ये जो है महिला में दूध के उत्पादन करता है। क्या करता है? अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि महिला में दूध का उत्पादन कौन करता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? चौथा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? तो ये जो है दूध निकालने में, थन से दूध निकालने में मदद करता है। थन से दूध निकालने में कौन सा हार्मोन मदद करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर इसके बाद लास्ट है वैसोप्रिन हार्मोन। वैसोप्रिन, वैसोप्रिन, वैसोप्रिन हार्मोन। वैसोप्रिन हार्मोन क्या करता है? तो ये जो है पेशाब की सांद्रता को नियंत्रण करता है। अगर वैसोप्रिन जो है, अगर वैसोप्रिन की मात्रा अगर ज्यादा होगा तब पेशाब गाढ़ा होगा। क्या होगा? पेशाब गाढ़ा होगा, पेशाब में जलन होगा। अगर वैसोप्रिन की मात्रा कम होगा तो पेशाब जो है कैसा होगा? पतला होगा। क्या होगा? पतला होगा। तो इसका हो जाएगा क्या? प्यूटरिटरी ग्रंथि। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है, तो सबसे बड़ा अंतःस्रावी होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहां पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कपाल में। कहां पे पाया जाता है? सॉरी, श्वास नली में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? श्वास नली में। इससे कौन कौन हार्मोन निकलता है? तो इससे निकलता है, इससे भी बहुत सारे, जैसे इससे भी बहुत सारा बीमारी होगा। जैसे में ग्वाइटर, घेंघा रोग किसके कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये थायराइड ग्लैंड जो है आयोडीन से बना होता है। किससे बना होता है? आयोडीन से। फिर आगे देखते हैं, इसका है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि क्या होता है? तो पिनियल ग्रंथि जो है ये पाया जाता है कपाल पर। कहां पे पाया जाता है? कपाल पर पाया जाता है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि से दो हार्मोन निकलता है, एगो निकलता है मेलाटोनिन, एगो निकलता है सेरोटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? तो रात के समय आदमी के रंग को काला कर देता है। और सेरोटोनिन क्या करता है? तो सेरोटोनिन जो है ये क्या करता है? तो ये ज्यादातर बच्चा में एक्टिव रहता है। ये जो है आदमी को नींद ले आता है, नींद में ला देता है। सेरोटोनिन क्या करता है? आदमी को नींद में ले आता है। आगे देखते हैं, आगे जो है 53 नंबर देखते हैं क्वेश्चन पर है, पौधे के व्यापीय भागों से
जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाता है? ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। क्या दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। मेडुला क्या है? तो मेडुला जो है ब्रेन के पार्ट है। एक जोन क्या है? तो यही तंत्रिका तंत्र के पार्ट है, न्यूरॉन के पार्ट है। साइटोल भी किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है, तंत्रिका तंत्र का ही पार्ट है। इसके बाद है जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि जो है कहां पे पाया जाता है? तो जठर ग्रंथि जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है अमाशय में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? पेट में, अमाशय में पाया जाता है। कौन सा ग्रंथि? जठर ग्रंथि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 56 नंबर। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? तो यूरिया जो है रक्त में फेफड़ा से प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करता है? फेफड़ा से प्रवेश करता है। अच्छा, लैटेक्स पाया जाता है। लैटेक्स किसमें पाया जाता है? कनेर में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? कनेर में। ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद देखिए 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है? श्वसन भी सजीव में पाया जाता है, जनन भी उसमें होता है, पोषण भी होता है, न्यूट्रिशन। तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद देखिए 59 नंबर। करा है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में होता है प्राणी समभोजी। कौन सा भोजी होता है? प्राणी समभोजी। नहीं, क्या दिया है? स्वपोषी, विषमपोषी, प्राणी समभोजी। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी, डी। इनमें से कोई नहीं। फिर इसके बाद कह रहा है बोन क्या है? हड्डी क्या है? तो हड्डी क्या है? हड्डी एक टिश्यू है। अच्छा, ये बताइए मानव शरीर में कितना हड्डी होता है? तो मानव शरीर में होगा 206 हड्डी। बच्चा में कितना हड्डी होगा? तो बच्चा में होता है 300 हड्डी। अच्छा, पूछा जाए कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डी में पाया जाता है ओसिन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में किसकी मात्रा ज्यादा होता है? हड्डी में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होता है। अगर जिस आदमी में फास्फोरस की मात्रा हड्डी में ज्यादा होगा तो उसका जो डेड बॉडी जो है उसका लाश जो है तुरंत जल जाएगा। और जेकरा में फास्फोरस की मात्रा कम होगा उसका लाश जो है क्या होगा? लेट से लगेगा। तो क्या हो जाएगा? उत्तर 60 के ए होगा। ऑप्शन क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 61। 61 नंबर पे क्वेश्चन देख पा रहा है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना? 120 mmHg। कितना होता है? 120 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो 120 mmHg। अगर यही पूछ देता है डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो 80 mmHg। अच्छा, कीटों का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? कीट जो है किससे सांस लेता है? कीट जो है सांस लेता है ट्रैकिया से। श्वास नली भी बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वास नली। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63। कह रहा है पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। किसमें बदल देता है? तो पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्टोन में। सबसे पहला बात देखिए, भोजन जो है कि पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जो है मुंह के द्वारा भोजन लेते हैं। किसके द्वारा भोजन लेते हैं? मुंह के द्वारा। उसको दांत के साथ चबाते हैं। फिर वो भोजन जो है सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, लार के साथ मिक्स हो जाता है। फिर भोजन जो है फूड पाइप में चला जाता है, भोजन नली में चला जाता है। फिर भोजन नली से होते हुए भोजन जो है पेट में जाता है। पेट में 3 प्रकार के एंजाइम रहता है। पहला एंजाइम रहता है HCl, दूसरा रहता है पेप्सिन,
तीसरा रहता है म्यूकस। अच्छा, HCl का काम क्या है? तो भोजन को अम्लीय बनाएगा, भोजन को खट्टा बनाएगा। पेप्सिन के काम क्या है? तो भोजन को, प्रोटीन को पेप्टोटाइड में बदलता है। प्रोटीन को किसमें बदलेगा? पेप्टोटाइड में। म्यूकस का काम क्या है? पेट को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। फिर भोजन जो है कहां पे जाएगा? भोजन जो है छोटी आंत में जाएगा। कहां पे जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में भी 3 प्रकार के एंजाइम उपस्थित रहता है। एक रहता है एमाइलेज, एक रहता है ट्रैप्सिन, एक रहता है लाइपेज। एमाइलेज के काम क्या है? एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट भोजन को पचाता है। फिर ट्रैप्सिन का काम क्या है? तो ये जो है प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। लाइपेज का काम क्या है? तो लाइपेज जो है फैट को पचाता है। फिर इसके बाद भोजन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। इसके बाद एनस के द्वारा क्या होता है? जितना भी गंदा भोजन, गंदा जो होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, बॉडी से बाहर हो जाता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम में 5 नंबर का फिक्स रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पेप्टोन में। किसमें होगा? पेप्टोन में। फिर है 64 नंबर क्वेश्चन। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आयरन पाया जाता है। आयरन पाया जाता है। आयरन कहां पे पाया जाएगा? आयरन पाया जाएगा क्लोरोफिल में नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। लाल रक्त कण में पाया जाता है आयरन। आरबीसी में क्या पाया जाएगा? आयरन। इसीलिए आरबीसी में क्या पाया जाएगा? आयरन। आयरन पाया जाता है आरबीसी में। आरबीसी में क्या पाया जाएगा? आयरन। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम Mg, इसमें आयरन Fe। इसीलिए पुरुष के शरीर जो होता है, पुरुष के शरीर जो होता है, महिला के तुलना में पुरुष के शरीर ज्यादा मजबूत होता है। क्या होता है? ज्यादा मजबूत होता है। स्त्री के शरीर जो होता है महिला के पुरुष के तुलना में क्या होता है? कमजोर होता है। अच्छा, ये पूछा जाए कि हेमोग्लोबिन कितना पाया जाता है? पुरुष में हेमोग्लोबिन की संख्या कितना होता है? कमेंट के नीचे बताइए। इसके बाद है 66 नंबर क्वेश्चन। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको बोलेंगे नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज रहे, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। इंसुलिन की कमी के कारण कौन से रोग होता है? तो इंसुलिन के कमी के कारण होता है डायबिटीज नामक बीमारी, मधुमेह नामक बीमारी। ऑप्शन बी। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो मधुमेह नामक बीमारी होता है, जिसको शुगर की बीमारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? शुगर की बीमारी बोला जाता है। घेंघा रोग किसके कारण होता है? तो घेंघा रोग होता है ग्वाइटर के कारण। किसके कारण होता है? इसको बोलते हैं ग्वाइटर। आयोडीन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। क्रेटिनिज्म किसके कारण होता है? थायराइड ग्रंथि के कमी के कारण होता है क्रेटिनिज्म। इसमें बच्चा जो है मंद बुद्धि का हो जाएगा। बच्चा कैसा हो जाता है? मंद बुद्धि का। अच्छा, ये बताइए आप लोग, इंसुलिन जो है कौन सा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? फिर 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है नर हार्मोन है। नर हार्मोन क्या है? तो नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। इसी के कारण पुरुष में बाल दाढ़ी आ जाता है। फिर इसके बाद उसका सीना, पुरुष के सीना चौड़ा किसके कारण हो जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। जैसे ही पुरुष जो है 15 से 16 साल के होगा तो उसके चेहरा पे बाल आ जाएगा, पूरे शरीर में बाल आ जाएगा। फिर इसके बाद उसके फेस में बाल आ जाएगा। ये सब किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। उसमें स्पर्म का निर्माण होने लगता है। फिर इसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? तो ये महिला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? महिला में। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है बच्चा को सुरक्षित करता है। बच्चा अगर मां के पेट के अंदर है तो कौन सा हार्मोन सुरक्षित करता है बच्चा को?
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? तो महिला में दूध का निर्माण करता है। महिला में क्या करता है? दूध का निर्माण करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? तो यह महिला में पाया जाता है। ये जो है महिला में पीरियड्स और एमसी को कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निसल्स कणिका पाई जाती है कहां में पाया जाता है? तो न्यूरॉन में पाया जाएगा। कहां में पाया जाता है निसल्स कणिका? न्यूरॉन में पाया जाता है। ऑप्शन ए न्यूरॉन। इसके बाद देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन का, द्विखंडन होता है ईस्ट में, अमीबा में, पैरामीशियम में, इनमें से सभी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 का, मानव फेफड़ा। यहां पे सही से क्वेश्चन, मानव फेफड़ा। मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र? तो नहीं, ई होगा श्वसन तंत्र। अब इसके बाद देखते हैं 72, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण है? तो अभी तुरंत बताया है कि मित्रजीवी पोषण होता है, जो सड़े हुए मरे हुए चीज पर जो ग्रो करता है, वृद्धि करता है, उसको क्या बोलते हैं? मित्रजीवी पोषण। इसके बाद देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो लार जो है स्रावित होता है पैरोटिड ग्रंथि के द्वारा। कौन सा ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि। प्रतिदिन जो है 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। कितना लार का निर्माण होता है? 1.5 लीटर। अच्छा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जो अंदर जितना भी भोजन है, भोजन के अंदर कीटाणु चला गया तो टाइलिन जो है भोजन में कीटाणु को मारने का काम करता है। तो पूछा जाए कि प्रतिदिन कितना का लीटर लार का निर्माण होता है? तो 1.5 लीटर, डेली के डेली 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 73 के ए, पैरोटिड ग्रंथि। इसके बाद है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होता है। मुंह से लेके एनस तक उसका जो लंबाई है पाइप का, वो कितना हुआ था? 8 से 10 मीटर। इसके बाद दांत की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांत पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो इसको बुलाता है दंत प्लाक। प्लाक क्या बुलाता है? दंत प्लाक। अच्छा, दांत कई प्रकार का होता है? तो दांत होता है 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। मानव शरीर के सबसे कठोर भाग पूछा तो कौन है? तो दांत ही है मानव शरीर के सबसे कठोर भाग। इसके बाद देखते हैं 76, निम्न में से कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? तो डिओडिनियम है, जेजुनम है, इलियम है, कोलन नहीं है। कौन नहीं है? कोलन नहीं है। छोटी आंत के 3 भाग होता है। छोटी आंत के क्या भाग? 3 भाग। पहला है डिओडिनम, दूसरा है जोजिनम, तीसरा है इलियम। क्या है तीसरा? इलियम। चौथा क्या है? चौथा क्या नहीं होगा? तो कोलन नहीं है। छोटी आंत के क्या भाग? 3 गो। पहला डिओडिनियम, दूसरा जेजुनम, इसके बाद इलियम। क्या होता है? इलियम। कोन नहीं है तो कोलन नहीं है। ऑप्शन बी कोलन नहीं है। फिर आगे देखिए, नीचे देखिए, कह रहा है छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? काइम। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है काइम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है शैवाल, जीवाणु, कवक। ऑप्शन डी दोनों होगा, बी और सी। माइक्रो कंज्यूमर, एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 80 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? बाया अलिंद, दाया अलिंद, बाया निलय, दाया निलय। ऑप्शन डी हो जाएगा।